नमस्कार दोस्तों, आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जनता बुलेटिन प्राइम पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने जीवन की इस सुनहरी पारी को पूरे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ जी रहे होंगे। आज का ये विशेष एपिसोड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस योजना की जो देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन से सीधे जुड़ी हुई है, और वो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी EPS 95। पिछले कई वर्षों से इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों की सबसे बड़ी मांग यही रही है कि उनकी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए और उसे महंगाई के अनुरूप बनाया जाए, क्योंकि समय के साथ जीवन यापन की लागत लगातार बढ़ती चली गई है लेकिन पेंशन की राशि लगभग स्थिर बनी रही। ऐसे में आज जो चर्चाएं, दावे और अपडेट्स सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे पेंशनर समुदाय में नई उम्मीद जगा दी है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि EPS 95 योजना क्या है और ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जिन्होंने संगठित क्षेत्र में काम किया, अपने कार्यकाल के दौरान भविष्य निधि में अंशदान दिया और सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित आय के रूप में पेंशन पाने की उम्मीद की। लेकिन समय के साथ ये शिकायत बढ़ती गई कि न्यूनतम पेंशन राशि इतनी कम है कि उससे सम्मानजनक जीवन जीना लगभग असंभव है। कई वर्षों तक 1000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन पर लाखों बुजुर्गों को गुजारा करना पड़ा, जबकि दवाइयों, राशन, बिजली, किराया और अन्य आवश्यक खर्चों में लगातार वृद्धि होती रही। यही कारण है कि पेंशनर्स संगठनों ने बार बार सरकार से अपील की कि पेंशन को कम से कम जीवन यापन योग्य स्तर तक बढ़ाया जाए और उसमें महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए ताकि बढ़ती कीमतों का असर सीधे पेंशनरों पर ना पड़े। अब जो सबसे बड़ी चर्चा सामने आ रही है वो ये कि वर्ष 2026 के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किए जाने और उसके ऊपर महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रस्ताव तेजी से सुर्खियों में है। यदि ये लागू होता है तो इसका अर्थ केवल राशि में वृद्धि नहीं होगा बल्कि ये पेंशन संरचना में एक बुनियादी बदलाव का संकेत होगा। अभी तक EPS पेंशन पर अलग से DA नहीं मिलता था, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और कई अन्य वर्गों को महंगाई भत्ता मिलता है। यदि पेंशन के साथ DA जुड़ता है तो हर बार महंगाई दर में वृद्धि के साथ पेंशन में भी स्वचालित बढ़ोतरी संभव होगी। इससे पेंशनर्स को हर कुछ वर्षों में अलग से आंदोलन करने या गुहार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि एक संरचित प्रणाली के तहत उन्हें राहत मिलती रहेगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी भी वित्तीय निर्णय को आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से ही अंतिम माना जाता है। जब तक संबंधित मंत्रालय या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से लिखित आदेश जारी ना हो, तब तक किसी भी राशि को अंतिम और लागू मानना जल्दबाजी होगी। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह की सूचनाएं तेजी से फैलती हैं, जिनमें से कुछ आधिकारिक होती हैं और कुछ केवल प्रस्ताव या मांग के स्तर पर होती हैं। इसलिए हर पेंशनर के लिए ये आवश्यक है कि वो किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके स्रोत की पुष्टि करें। अब बात करते हैं उस दूसरी बड़ी चर्चा की, जिसमें कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 10 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई पेंशनर आज 1000 रुपये प्रति माह प्राप्त कर रहा है और ये राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी जाती है तो निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इतना बड़ा वित्तीय निर्णय लेने के लिए सरकार को कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। EPS योजना में करोड़ों सदस्य, लाखों पेंशनर्स शामिल हैं। यदि सभी न्यूनतम पेंशन धारकों की राशि अचानक 10 गुना कर दी जाती है तो इससे सालाना हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार उत्पन्न होगा। ये भार या तो बजट से वहन करना होगा या फिर अंशदान दरों में बदलाव करना होगा या फिर चरणबद्ध तरीके से वृद्धि करनी होगी। विशेषज्ञ अक्सर ये सुझाव देते हैं कि किसी भी बड़ी वित्तीय वृद्धि को चरणों में लागू करना अधिक व्यावहारिक होता है। उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम पेंशन को 3000 रुपये या 5000 रुपये तक बढ़ाया जाए, फिर कुछ वर्षों में इसे 7500 रुपये और उसके बाद 10,000 रुपये तक ले जाया जाए। इससे एक ओर पेंशनर्स को क्रमिक राहत मिलती रहेगी और दूसरी ओर वित्तीय संतुलन भी बना रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है तो वास्तविक क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद मिलेगी। मान लीजिए मूल पेंशन 7,500 रुपये है और उस पर 10% DA मिलता है तो कुल राशि 8,250 रुपये हो जाएगी, और यदि DA 20% तक जाता है तो यह 9,000 रुपये तक पहुंच सकती है। इस प्रकार समय के साथ वास्तविक आय बढ़ती रहेगी। दोस्तों, डिजिटल भुगतान प्रणाली का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल लेन देन को व्यापक रूप से बढ़ावा मिला है।
पेंशन भुगतान को पूरी तरह बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने की व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन यदि इसे और अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया जाता है तो पेंशनर्स को लंबी कतारों, कागजी औपचारिकताओं और अनावश्यक दौड़ धूप से राहत मिल सकती है। आधार, पैन और बैंक खाते का केवाईसी अपडेट रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि भुगतान में किसी प्रकार की तकनीकी अड़चन ना आए। कई बार छोटी सी जानकारी की त्रुटि के कारण भुगतान अटक जाता है और बुजुर्गों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सभी पेंशनर्स समय समय पर अपने दस्तावेज़ों की जांच करें और यदि कोई बदलाव हुआ हो तो उसे अपडेट कराएं। ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पेंशनर्स अक्सर धोखाधड़ी का निशाना बन जाते हैं। कोई भी आधिकारिक संस्था फ़ोन करके ओटीपी, बैंक पासवर्ड या एटीएम विवरण नहीं मांगती। यदि कोई व्यक्ति पेंशन बढ़ाने या एरियर दिलाने के नाम पर पैसे मांगता है तो वह निश्चित रूप से धोखाधड़ी कर रहा है। सभी वैध प्रक्रियाएं निर्धारित नियमों के तहत और बिना किसी शुल्क के होती हैं। इसलिए सतर्क रहना और दूसरों को भी जागरूक करना बेहद आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो पेंशन केवल एक मासिक राशि नहीं होती, बल्कि ये सामाजिक सुरक्षा का आधार होती है। जब कोई कर्मचारी अपने जीवन के सक्रिय वर्षों में योगदान देता है तो वो इस भरोसे के साथ देता है कि बुढ़ापे में उसे नियमित आय मिलेगी। यदि वो आय जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है तो सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। यही कारण है कि पेंशन सुधारों को केवल खर्च के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। एक सम्मानजनक पेंशन बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाती है, परिवार पर आर्थिक बोझ कम करती है और समाज में उनकी गरिमा बनाए रखती है। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये या उससे अधिक निर्धारित होती है और उस पर महंगाई भत्ता भी जुड़ता है तो ये न केवल वर्तमान पेंशनर्स के लिए राहत होगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत संदेश होगा कि संगठित क्षेत्र में काम करने और नियमित अंशदान देने का लाभ सेवानिवृत्ति के बाद वास्तविक रूप में मिलता है। इससे औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विश्वास बढ़ेगा। साथ ही सरकार पर यह जिम्मेदारी भी होगी कि वो फंड की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करे, निवेश प्रबंधन को मजबूत बनाए और समय समय पर एक्चुरियल मूल्यांकन कराती रहे ताकि योजना टिकाऊ बनी रहे। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहेंगे कि आशा और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक खबरें उत्साह बनाती हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी भी राशि को अंतिम मान लेना उचित नहीं है। जैसे ही संबंधित प्राधिकरण की ओर से स्पष्ट अधिसूचना जारी होगी, उसके आधार पर सटीक जानकारी सामने आएगी। तब तक हम सभी को धैर्य रखना चाहिए, अपने दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए और किसी भी भ्रामक सूचना से बचना चाहिए। यदि आप EPS 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो ये समय जागरूक रहने, जानकारी इकट्ठा करने और अपने अधिकारों को समझने का है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में पेंशन संरचना में ऐसे सुधार होंगे जो हर वरिष्ठ नागरिक को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करें। जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।